आदरणीय श्री रामलाल जी, श्री अरुण सिंह जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के जो हमारे डायरेक्टर हैं, डॉक्टर अनिर्बान गांगुली, अनिल जी जरा खड़े हो जाए। बहुत विद्वान आदमी हैं और इनको जिम्मेवारी दी गई है और दोबारा से इस फाउंडेशन को सक्रिय करना, पहले से भी सक्रिय थी, पब्लिकेशन और एक थिंक टैंक के रूप में इसको आगे बढ़ाना, उस कड़ी में आज के इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और जिस दिन इस 2020 का भारत का दृष्टिकोण, स्वाभाविक है कि हम उस विचार से जुड़े हुए हैं कि ये देश महान बने, उसका सपना देखते हैं। अच्छे और बड़े सपने देखना और अपने आदर्श के अनुकूल देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसकी कल्पना करना, ये तो राष्ट्रवादी विचार और इस देश के साथ जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति करेगा। लेकिन ये सपने देखते वक्त वास्तविकता को हम भूल जाएं, वास्तविकता कुछ और हो और हमारा सपना कहीं और जा रहा हो, उसमें एक फर्क और गैप बन सकता है। आज जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो पिछले 2 दिनों से एक साया इस देश पे है जिसने एक बड़ा प्रश्न उठाया है कि इस देश में महिलाओं के साथ आचरण कैसा होगा, और शायद पूरे देश का सर शर्म से झुक जाता है। और इसलिए जब समाज का कोई भी वर्ग जिसको किसी भी दृष्टि से वल्नरेबल कहा जा सकता है, किसी भी समाज की महानता होती है कि ऐसे वर्ग को विशेष दर्जा और आदर दे। और इसलिए जब एक पूर्ण विचार हम लोग करते हैं तो इन सब पहलुओं पर विचार करना भी अपने आप में आवश्यक है। फाउंडेशन का नाम ही स्पष्ट करता है कि हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से, उनके विचार से हम लोग प्रभावित हैं और उस आदर्श को पूरा करने के लिए इस फाउंडेशन की स्थापना हुई, इसके पब्लिकेशंस हुए। डॉक्टर मुखर्जी जब हमारे बीच में से चले गए तो आयु बहुत कम थी उनकी। वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर रहे, हिंदू महासभा में रहे, एक बड़े प्रतिष्ठित परिवार से आए थे। गुरुजी से मिलने के बाद भारतीय जनसंघ की स्थापना की। अर्ली 50s में थे। और अगर उनके जीवन की ओर हम देखते हैं तो जो पहलू स्पष्ट होकर सामने आते हैं कि एक व्यक्ति जो राजनीतिक या सामाजिक जीवन में न भी आता तब भी बहुत प्रतिष्ठित था, बहुत सफल जीवन होता, समाज के अन्य वर्गों में कुछ ना कुछ अचीवमेंट प्राप्त करने के बाद, जिसको अचीवर कहा जा सकता है, जिसका समाज में अपना एक स्थान बन चुका है, ये लोग राजनीति का मार्गदर्शन करने आए, ये डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का एक प्रमुख पहलू था।
कितनी लंबी यात्रा हुई उससे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि उस कम समय में वो यात्रा की दिशा क्या थी और अपने पांव की छाप, अपने फुटप्रिंट्स किस प्रकार से वो छोड़ गए। और उसमें विशेष रूप से अपने विचार को, अपनी बात कहने के लिए संसद का प्रयोग किस प्रकार से करते थे। जनसंघ के बहुत कम सदस्य थे, लेकिन फिर भी एक मोर्चा बना लिया। और उस वक्त पंडित जी के कद का प्रधानमंत्री था और उसके उनके समक्ष खड़े होकर एकदम एक दूसरी वैकल्पिक विचारधारा के आधार पर अपनी बात कहना, संसदीय मूल्यों के प्रति उनकी श्रद्धा थी और उसका प्रयोग करते थे। राष्ट्रवाद की विचारधारा में बड़े हुए थे, पनपे थे और वोट बैंक की राजनीति को बिल्कुल अस्वीकार करते थे। और अगर एक सबसे बड़ा उनका योगदान था कि जम्मू कश्मीर के संबंध में, जो उस वक्त का एक बहुत बड़ा विषय था, देश में कैसे अलग अलग राज्य, अलग अलग रजवाड़े इकट्ठे हुए, बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। सरदार पटेल ने उसको बखूबी 3 वर्ष में निभाया, लेकिन दुर्भाग्य था इस देश का कि जम्मू कश्मीर की प्रत्यक्ष जिम्मेवारी उनके पास नहीं थी। और जो कश्मीर के संबंध में ढांचा बनाया गया, डॉक्टर मुखर्जी का एक वैकल्पिक दृष्टिकोण था। और आज जब स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए 66 वर्ष हो गए हैं और संविधान को लागू किए हुए 63 वर्ष हो गए हैं, तो ये अच्छा समय होता है, लंबा समय होता है विचारकों के लिए और इतिहासकारों के लिए कि इस बात का चिंतन करें कि कश्मीर के संबंध में पंडित जी का दृष्टिकोण ठीक था या डॉक्टर मुखर्जी का दृष्टिकोण ठीक था। कई बार इतिहास बहुत कठोर निर्णय करता है। ये विभिन्न पहलू डॉक्टर मुखर्जी के छोटे से जीवन के थे। जहां तक 2020 या 2020 का जिक्र है, हम जिस विचारधारा और विचार परिवार से जुड़े हैं, पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना और एक बड़ी उम्मीद रखना, यह हमारे विचार का एक अंग है। और इसलिए जब ये शताब्दी आरंभ हुई थी, एक प्रकार से मिलेनियम शुरू हुआ था, तो एक कल्पना थी कि ये 20 वर्ष की यात्रा हम कैसे पार करेंगे। उस वक्त पूरे विश्व में भारत की ओर पूरा दुनिया देखती थी। अगर इस दुनिया का निवेश करने का कोई स्थान है तो भारत है। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट इस देश का था। अर्थशास्त्रियों ने
नई शब्दावली का चयन कर लिया था। यहां तक लिख डाला था कि ये जो दो सुपर पावर्स हैं, सोवियत यूनियन टूट चुका है इसलिए सुपर पावर नहीं मानते थे उसको, एक अमेरिका और एक यूरोपियन यूनियन, कितनी पुस्तकें और लेख लिखे गए कि 30-40 वर्षों में और 2050 तक तो इनसे बड़ा जो ब्लॉक होगा आर्थिक शब्दावली और राजनीतिक शब्दावली में, उसको ब्रिक्स कहा गया था। बी से ब्राजील था, आर से रशिया था, आई से इंडिया था और सी से चाइना था। और ब्रिक्स जो है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से ज्यादा बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस बन जाएगा। ये 2000 का जब दशक आरंभ हुआ तो ये चर्चा थी। आज वही लोग लिख रहे हैं कि क्या ब्रिक्स में से आई गैप हो रहा है। ब्रिक्स में से आई शब्द निकल जाएगा क्या, वो उम्मीद नहीं है। और इसलिए अभी अनिर्बान जी कह रहे थे कि सिनिसिज्म, निराशावाद, ये इस देश के अंदर खूब है। कलाम साहब तो यहां तक कहते थे कि 2020 तक एक विकासशील देश भारत, इसको विकसित देश बनाना है। इसकी जो यात्रा होगी एक डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी की होगी। और वो टारगेट्स देते थे कि इस देश के जो उनकी योजनाएं होती थी, एक पूरा नाम की वो योजना की कल्पना करते थे कि जैसा विकसित देशों में होता है कि गांव छोड़कर सभी शहर में नहीं आ जाते, गांव में भी वो सुविधाएं दो जो शहरी स्तर की हैं। किसी विकसित देश की यह पहचान है, अर्बन लाइक फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। आज वो स्थिति नहीं है। आज तो एक संकट है और इस संकट का कहां रुकेगा, कोई इसका आकलन नहीं निकाल पा रहा। मैं जो कहने वाला हूं ये कोई कल्पना ना करे कि जिस राजनीतिक संगठन का मैं सदस्य हूं ये हमारे सबके सामूहिक मत हैं, क्योंकि कुछ कई बार इस प्रकार की चर्चा में थोड़ी मुक्त विचार की भी एक सुविधा होती है, ये बहस का विषय होता है। मैं मानता हूं कि पिछले 9 वर्ष की जो यात्रा रही है, 9.5 वर्ष की, जिसका प्रयोग कोई भी समाज कर सकता था बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए, ये एक व्यर्थ यात्रा थी, एक वेस्टेड अपॉर्चुनिटी थी। और इसलिए 2013 के अगस्त के माह में खड़े होकर कहना कि ये सारी यात्रा जो कल्पना थी अगले 7 साल में पूरी हो जाएगी, ये इतना सरल नहीं है। चुनौती और बड़ी है। लेकिन इस चुनौतियों से कहां हमसे भूल हुई है इसका आकलन भी कर लेना, ताकि आगे की यात्रा में वो भूल ना हो। 20 कारण हो सकते हैं, मैं सबका जिक्र नहीं करूंगा। मैं हमेशा ये मानता रहा हूं
कि पिछले 9 साढ़े 9 वर्ष का जो गवर्नेंस का ढांचा है, पावर स्ट्रक्चर है, उसमें एक बुनियादी कठिनाई है। देयर इज अ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो इस देश का भी, अपनी पार्टी का भी स्वाभाविक नेता होता है। उसकी राय किसी लोकतंत्र में शासन सरकार के लिए एक अंतिम राय होती है, और इसलिए प्रधानमंत्री हमेशा वो व्यक्ति हो जिसका राजनीतिक कद और राजनीतिक अनुभव बहुत हो। और यही कारण है कि पहले प्रधानमंत्री अधिकतर अपने देश में जो रहे हैं, हम उनसे सहमत हों या असहमत हों, उनकी राय का एक वजन था। अंतिम शब्द उनका होता था, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में जो अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही होती है, वो प्रधानमंत्री की होती है। और मैं मानता हूं कि इस शासन में यह नहीं हुआ। यह भविष्य के लिए एक सबक है। आपको पिछले 3-4 शब्दों से पूरे विश्व में एक शब्दावली का प्रयोग हो रहा था, हम लोग भी करते थे, पॉलिसी पैरालिसिस। नीति निर्माण के काम में लकवा मार चुका है। यह उसका प्रत्यक्ष असर था। अर्थशास्त्री एक विषय उठाते थे, पिछले 2-3 महीनों से तो यह स्पष्ट होकर संकट सामने आया, लेकिन पिछले 3-4 साल से इसके संकेत आ रहे थे। ₹7 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स मंजूर हुए, लागू नहीं हो पा रहे इस देश में। और कोई भी देश चलता है अर्थव्यवस्था के आधार पर, इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर, उसी में से रोजगार निकलता है, उसी में से इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उसी में से एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का, आर्थिक गतिविधि का एक वातावरण, माहौल बनता है, उसी के माध्यम से राजस्व सरकार की जेब में जाता है, उसी के माध्यम से सामाजिक योजनाएं चलती हैं, उसी के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ता है, और देश विदेश के लोग उसी को देखकर फिर देश में निवेश करते हैं। अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो जाए तो फिर ब्रिक्स में से आई निकल जाए, ये अपने आप में स्वाभाविक होगा। और जब निर्णय लेना, कठिन निर्णय लेना, कठोर निर्णय लेना और सही निर्णय लेना, और दूसरों को ओवररूल करके निर्णय लेना, यह किसी भी नेतृत्व की पहचान होती है। और मैं मानता हूं कि इस देश ने बहुत बड़ी कीमत अदा की है इस गलती की वजह से। दूसरी तकलीफ और भूल जो हमसे हुई कि निर्णय सरकार का होता है, मंत्रिपरिषद का होता है। सरकार के ढांचे के बाद बाहर कोई एडवाइजरी बॉडी बना दी जाए और व्यक्ति विशेष की वजह से उसका कद और प्रभाव इतना बन जाए कि मंत्रियों को भी उसके सामने झुकना पड़ जाए और उनका कहा हुआ कोई भी शब्द अंतिम शब्द बन जाए, तो कोई शासन चल नहीं सकता। किसी एडवाइजरी काउंसिल की पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, मंत्रिपरिषद की होती। चुनाव सरकार के सांसदों को लड़ना पड़ता है, किसी सलाहकार समिति को नहीं लड़ना पड़ता।
वो कह दे कि ये योजना बनाओ, और योजना की कल्पना क्या है कि आप रोजगार की कोई योजना बनाना चाहते हैं और उसमें हजारों करोड़ रुपया हर साल लगाना चाहते हैं। लगभग 40,000 करोड़ से आरंभ किया आपने, और पिछले 5-6 साल में तो टोटल करें तो 2 लाख करोड़ के करीब खर्चा हो गया। 2 लाख करोड़ रुपया आप खर्च दें और कोई एसेट क्रिएशन ना हो, कोई सड़क का उससे निर्माण हो, कोई बड़ा एसेट क्रिएशन ना हो, और कोई उसको प्रश्न नहीं पूछ सकता, और नीति निर्माण की दिशा भी वो चली जाए। ये अपने आप में एक, जिसको मैंने स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कहा, ये ढांचागत तकलीफ थी। भ्रष्टाचार का कितना परिणाम होता है किसी समाज पे, जितनी कीमत हमने अभी अदा की है इस आर्थिक और राजनीतिक माहौल बनाने में, उसकी आप कल्पना कीजिए। मैं कॉमनवेल्थ गेम्स और अन्य विषयों पे नहीं जाता। जो 2 सबसे बड़े मामले हुए, 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन का और कोल ब्लॉक एलोकेशन का। अब आपने 2G का एलोकेशन किया तो 2008 में आपने 2001 के दाम पे दे दिया स्पेक्ट्रम। बार बार क्राइटेरिया बदलते रहे। अब उसमें बाहर से भी लोग आकर निवेश कर रहे थे। जिन लोगों को मिले टेलीकॉम लाइसेंसेस, उनकी कंपनियों की इक्विटी बाहर वाले भी खरीद रहे थे, तो विदेश का भी निवेश था, स्थानीय लोगों का भी निवेश था। कोल ब्लॉक में आज बिजली के कारखाने बिना कोयले के हैं, और ये जो आज करेंसी क्राइसिस है इस देश में, फॉरेन एक्सचेंज का, इसका क्या अर्थ है? क्यों हुआ कि जितनी विदेशी मुद्रा आप कमाते हैं उससे ज्यादा आप खर्च कर रहे हैं। यू आर स्पेंडिंग मोर फॉरेन करेंसी एंड अर्निंग लेस फॉरेन करेंसी। अब क्यों खर्चनी पड़ती है? कच्चा तेल बाहर से आता है, डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए, केरोसिन के लिए। गैस बाहर से आती है थोड़ी, बिजली घरों के लिए कोयला बाहर से आ रहा है, खाने का तेल बाहर से आता है। कुछ चीजें ऐसी है जिसका पूरा निर्माण अपने देश में नहीं है। ये छोटे जो मोबाइल फोन्स हैं, ये अपने देश में नहीं बनते, बाहर से आते हैं। तो कुछ विदेशी मुद्रा ऐसी है जो स्वाभाविक रूप से खर्च होगी। कोई ये कहे बिना अर्थव्यवस्था को समझे हुए कि खर्चना बंद कर दो, तो ये संभव नहीं है। अब आपके विदेशी मुद्रा कमाने के कई रास्ते हैं। एफडीआई है, एफआईआई है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स है, एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं। जब आपकी अर्थव्यवस्था में आकर्षण नहीं बन रहेगा तो कठिनाइयां पैदा होंगी। अब बिजली घरों में देश का, और देश के पास कोयला है जिसपे विदेशी मुद्रा खर्चने की जरूरत नहीं है। आप अपना कोयले का निकाल सकते हैं, लेकिन आपने कोयला खदानें दे दी बिना किसी आधार पे कि जो जो उद्योगपति आया और किसी कांग्रेस के नेता को, सांसद को साथ ले आया, जिसको नेपोटिज्म कहते हैं, भाई भतीजा बात कहते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण था। ये जो फाइल गायब हुई हैं, ये साथ नहीं है। जब पूरी बहस होगी तो स्पष्ट होगा।
कुछ फाइलें हैं, कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं। अब फाइल की परिभाषा 4 हिस्सों में बांट दी गई है। अदर डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं है, एप्लीकेशन फाइल फाइल नहीं है, कंपैरेटिव शीट्स फाइल नहीं है, और इसलिए फाइलों की संख्या थोड़ी कम कर दो। जब बहस इस पे होगी और उत्तर देना पड़ेगा तो स्पष्ट होगी। आप शासन कला कितनी खराब है। मैं मानता हूं कि खराब शासन हो तो अगर वो भूल करे तो कितनी भूल कर सकता है। मैं बैठा हुआ सुबह लिख रहा था तो 5 तरह की गलतियां हैं जो व्यक्ति कर सकता है, और इसमें तो 5 मौजूद हैं। पहला है कि आपको जिम्मेवारी दी गई निर्णय लेने की, आपने देश के राजस्व के साथ फ्रॉड कर दिया कि लाखों करोड़ रुपए की खाने आपने बिना कुछ लिए हुए दे दी। इट्स अ फ्रॉड ऑन रेवेन्यू। दूसरा है कि आपने कानून का उल्लंघन किया, ऑब्वियसली भ्रष्टाचार विरोधी कानून का उल्लंघन किया, और फिर फाइलें गायब करके डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस कर दी। तीसरी खराब चीज मानी जाती है कि किसी न्यायपालिका को गुमराह करो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उसका नियंत्रण कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है। क्या मॉनिटरिंग करेगा कि जिस फाइलों के आधार पर लोगों के खिलाफ मुकदमा होना है वो फाइल ही उपलब्ध नहीं है। चौथा है कि संसद के सामने जवाबदेही है, कम से कम वहां तो सच बोल दो, जिसके लिए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है। हमारे एक साथी ने दिया है, उसमें कह दो सिर्फ 2004 से पहले की थी और सिर्फ 7 फाइलें हैं। फाइलें 2006 से 9 तक की हैं और खूब हैं। और किसकी फाइलें हैं? जो आपके रिश्तेदार हैं। इसको शासन की परिभाषा में कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो खराब शासन के जितने अंश हो सकते हैं ये 2G और कोयले में मौजूद थे। अब इसका असर देखिए देश पे क्या पड़ा है। अब आपको जो आपका केंद्रीय ऑडिटर है CAG, वो झूठ तो बोल नहीं सकता, वो दबा नहीं सकता, फाइल जला नहीं सकता, फाइल गायब नहीं कर सकता जैसी आपने की। तो उसने जब सच बोला तो इस सच के परिणाम ये हैं कि लोग प्रश्न पूछने लग पड़ेंगे कि इतना बड़ा घोटाला हुआ। उसके आधार पर जनमत भी खिलाफ जाएगा। अब न्यायपालिका क्या कर सकती है? न्यायपालिका कहेगी कि ये तो भ्रष्टाचार से मामला प्रेरित है, इस पे केसेस चलाइए और इसको रद्द कीजिए। अब जिस किसी ने निवेश किया है, किसी की पूंजी डूब गई, देश के निवेशकों को भी और विदेश के निवेशकों को भी लगता है कि इस देश पे क्या भरोसा करेंगे। हमने तो कोई गलती नहीं की थी, और शासन ऐसा है कि इस तरीके का आचरण करता है, तो बेहतर यह है कि जो मेरी जेब में पूंजी है जाकर मैं इंडोनेशिया, थाईलैंड या चाइना में लगा दूं। ये देश किसी व्यवसाय को करने की उपयुक्त स्थान नहीं है। इंडिया इज नॉट द बेस्ट प्लेस टू डू बिजनेस। तो बाहर के लोग आना बंद हो गए, अपने देश वाले भी छोड़ के वहां जाने लग पड़े। तो जो आपको खर्चे के लिए विदेशी मुद्रा कमानी थी वो आप कमा नहीं पाए, खर्चा उतना ही बरकरार था, तो स्वाभाविक है कि करंट अकाउंट डेफिसिट होता। और कोई कहता कि 65 पे डॉलर रुकेगा, कोई कहता 70 तक जाएगा। और इसके परिणाम देखिए क्या होंगे कि अब जो खाने का तेल और गाड़ी का तेल और केरोसिन और कोयला और बिजली की कीमत सब बढ़ेगी। You will be importing inflation into India.
आपकी टैक्सेशन पॉलिसी ऐसी थी कि ऐसे उसमें भी कदम उठाए जिससे कि कोई आकर्षण नहीं रहा। और पिछले दिनों में तो जो हो रहा है कि हम वापस 1991 वाली हाई टैक्सेशन नीति पे जा रहे हैं, जिससे हमारे देश के अंदर बनने वाला सामान फिर महंगा हो सकता है। तो महंगा हो गया तो जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स है वो कहां, उनका क्या होगा? और मैं मानता हूं कि देश के हित में कई विषय ऐसे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, अर्थव्यवस्था, अगर डॉलर गिर रहा है तो देश का, अगर रुपया गिर रहा है तो देश का गिर रहा है। कई विषयों पे लेकर सरकार और विपक्ष के बीच में आमराय बन सकती है कि इन संकटों में देश को कैसे बचाना है, आतंकवाद के खिलाफ बन सकती है। सरकार और विपक्ष के बीच में जो संबंध है उसको तोड़ने का पूरा योगदान सरकार का था, और दो कारणों से था। ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन। अहंकार इतना कि जैसे शासन कभी जाएगा ही नहीं अपने हाथ से, और सरकारी तंत्र में जांच एजेंसीज द्वारा दुरुपयोग। इस परिस्थिति में से हम आज गुजर रहे हैं, और अगले 6 महीने में कि बहुत स्थिति सुधरने वाली है इसकी संभावना मत समझें। अब इस देश का इकोनॉमिक मॉडल क्या होगा उसको लेकर बड़ी वैचारिक बहस होती है। अब पिछले कुछ दिनों में मैंने सुना कि विश्व प्रसिद्ध 2 अर्थशास्त्री ये अलग अलग विचार देते हैं। आज इस देश का हम ढांचा देखें तो आपको कई वर्ग ऐसे लग जाएंगे जो इस प्रगति जो हुई पिछले 2 दशकों में उसके लाभों से बाहर है, और इसलिए स्वाभाविक है कि इस देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, सरकार की जेब में राजस्व बढ़े, देश में इकोनॉमिक एफिशिएंसी हो, और सरकार के पास इतने साधन हों कि उस आर्थिक प्रगति का, विकास का भी लाभ गरीब आदमी को मिले। लेकिन वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इसलिए सरकार जितनी भी सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं बनाती है, उन योजनाओं को चलाने के लिए उनके पास, सरकार के पास भी साधन होने चाहिए। तो आपको आवश्यकता है एक अच्छे ग्रोथ रेट की, अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी और ग्रोथ की, और उसका जो एक लाभ होगा वो केवल एक वर्ग विशेष तक ना रह जाए, नीचे तक भी पहुंचे, और सरकारी साधनों के माध्यम से, आप योजनाओं के माध्यम से नीचे तक पहुंचाने का एक प्रयास करें। मेरा यह मत है कि जब हम 2020 की तरफ देख रहे हैं, मैं 2 क्षेत्र ऐसे मानता हूं जिनको इस विकास का लाभ कम मिल रहा है। कई ऐसे वर्ग हैं, आरक्षण का लाभ मिला, उससे एक पीढ़ी को नौकरी मिली, अगली पीढ़ी आगे बढ़ी, कुछ लाभ मिला, अभी भी लाभ मिलना है। कुछ अन्य वर्ग कमजोर हैं। लेकिन हमारे देश के जो वनवासी क्षेत्र हैं, विशेष रूप से देश के मध्य में जो वनवासी क्षेत्र हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, उन तक अभी ये लाभ नहीं पहुंच पाए हैं। अगर समाज का सबसे उपेक्षित, निग्लेक्टेड सेक्शन हम लोग देखें कि ये जो साधन शक्ति है समाज की, उसका पहला अधिकार है तो उस क्षेत्र का है। और भौगोलिक दृष्टि से अगर इसको देखना है तो मुझे लगता है कि पूर्व उत्तर देश का बहुत महत्वपूर्ण एरिया है, नॉर्थ ईस्ट। हमने देश में नेशनल हाईवेज बनाए,
अटल जी ने जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर था उसको कहा कि नॉर्थ ईस्ट तक एक्सटेंड होगा कलकत्ते से आगे। गोल्डन क्वाड्रेंगुलर कंप्लीट पूरा हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरा हो गया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचना था वो आज भी महासड़क के नाम से अधूरा है। आप जाकर देखिए, छोटे राज्यों तो छोड़िए, रेल नहीं है। जहां है वहां जो मांग 1950 और 60 के दशक में होती थी कि इसको ब्रॉडगेज कर दीजिए, बराक वैली में चले जाइए, सबसे बड़ा विषय यही है। बांग्लादेश से जो इंटरफेरेंस, ये जो इलीगल इमिग्रेशन आ रहा है, इसको रोकिए। कभी हमने कल्पना की है कि देश के बंटवारे का सबसे अधिक प्रभाव हमें नजर आता है तो पंजाब पे पड़ा, हिंसा भी हुई, लोगों की जान भी गई। लेकिन ये उत्तर भारत के जो क्षेत्र थे कुछ समय बाद अपने पांव पे खड़े हो गए। लेकिन पूर्व उत्तर, बांग्लादेश के बनने से पहले, पूर्व पाकिस्तान और बांग्लादेश के बनने से 1000 किलोमीटर से ज्यादा बाकी देश से दूर हो गया। कोई सामान वहां जाता है, किसी बच्चे को पढ़ने के लिए आना है, किसी व्यवसायिक को सामान लेना है आगे बेचने के लिए, कोई उद्योग नहीं लगाता क्योंकि 1000 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ेगा और उसकी वजह से महंगा है। और इसलिए हमें अपनी प्राथमिकताओं में पूर्वोत्तर और देश के ट्राइबल क्षेत्र ये आज भी बहुत बड़े लाभों से वंचित हैं, कम लाभ से भी वंचित हैं। और इसलिए आगे हम देखते हैं तो इसकी चिंता निश्चित रूप से करनी पड़ेगी। डॉक्टर मुखर्जी के संबंध में मैंने एक विषय कहा था कि वो ऑलरेडी अचीवर थे। बड़ा नाम था, बड़ा परिवार था, संपन्न भी थे, विद्वान भी थे। इस विषय के साथ इस चिंता को हम लोग जोड़ लें कि राजनीति में जिस प्रकार के लोग हैं, क्या उस स्तर को भी हमें सुधारना है 2020 तक या 2030 तक? राजनीति की ताकत बहुत है। जो लोग मानते हैं कि राजनीति की ताकत नहीं है वो गलत मानते हैं। द पावर ऑफ पॉलिटिक्स इज इमेंस। और किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नीति बनाने का काम सरकार या संसद करती है, कानून बनाने का काम वो करते हैं। और देश के जनजीवन के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव होता है तो संसद का होता है, राजनीतिक दलों का होता है, सांसदों का होता है, राजनीति का होता है। बाकी लोग जो सिविल सोसाइटी में हैं, अन्य क्षेत्रों में हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो प्रभाव डाल सकते हैं, प्रेशर ग्रुप्स बन सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं विद्वान लोग, लेकिन नीति वहां बनती है। पॉलिटिक्स इंपैक्ट्स पॉलिसी, इट इंपैक्ट्स द लाइफ ऑफ अ कंट्री। और इसलिए राजनीति में आने वाले लोगों का कद, जितनी ताकत और अधिकार है राजनीति का, उसके अनुकूल होना चाहिए। इट मस्ट मेजर अप टू द पावर ऑफ पॉलिटिक्स। और इसलिए डॉक्टर मुखर्जी की अगर पृष्ठभूमि हम देखें और आज के विषय देखें, कई बार समाज में जिन विषयों को लेकर चिंता है और गुस्सा उस राजनीति के खिलाफ है, इसको हमें पहचानना पड़ेगा और विशेष रूप से हम राजनीतिक दलों को पहचानना पड़ेगा। ये जो हाल में निर्णय आए हैं, कानूनी दृष्टि से उन पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। एक आध निर्णय तो बहुत ही लागू किया जाए तो तकलीफ भी दे सकता है, कठिनाइयां पैदा करेगा, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। लेकिन आंखें बंद करके हर एक को बदल देना, देश के राजनीतिक वर्ग को इसकी चिंता करनी पड़ेगी। केवल कानून की बारीकियों से न देखें, क्योंकि उसके पीछे पूरे राष्ट्र की राजनीति को स्तर को सुधारने की भी एक भावना छुपी हुई है।
ये जो पूरा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ और उसके बाद लोकपाल पे बहस हुई, आज अगर हम देखें इन सारे भ्रष्टाचारों के मूल क्षेत्र क्या क्या हैं। पहले हमें लगता था, और मुझे भी बहुत मासूमी में लगता था, कि सन 1991 में जब लाइसेंस राज समाप्त हो गया तो अब लाइसेंस की जरूरत नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। लाइसेंस लेने में भ्रष्टाचार नहीं है अब, क्योंकि लाइसेंस है नहीं। लेकिन भ्रष्टाचार के जो क्षेत्र थे वो अलग अलग हो गए। जमीन, लैंड रिलेटेड परमिशंस, लैंड रिलेटेड एक्सप्लॉयटेशन, आज पूरे देश के अंदर इसके साथ एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। माइनिंग, सरकार जो प्राकृतिक साधनों की मालिक है, चाहे गैस हो, चाहे मिनरल हो, चाहे कोला हो, चाहे स्पेक्ट्रम हो, उसका जो आवंटन करती है, उसके आवंटन में जो भ्रष्टाचार है वो तो कभी भी लाइसेंसिंग में नहीं था। उसकी जितना मैग्नीट्यूड बड़ा है, और इसलिए जो मनमानी करना, डिस्क्रिशंस करना, इसको समाप्त किया जाए, ये एक विषय है। शिक्षा के क्षेत्र में ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है मेडिकल कॉलेजेस के संबंध में, इसका जो परिणाम होगा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीट्स, अब वो लाखों में नहीं होंगी, करोड़ों में उसका खर्च होगा। और जिसको चाहिए होगा उसका परिवार 20 साल पहले से उसकी तैयारी शुरू करेगा। लोकपाल पे काफी हद तक एक आम राय बन गई सिलेक्ट कमेटी में, लेकिन 3 सत्र निकल गए, आज तक उसको आगे नहीं लाए। आज क्या है, 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो भेदभाव की शिकायत कर रहे हैं, जम्मू लेह लद्दाख। आज कश्मीर घाटी में भी एक वर्ग नई पीढ़ी का है जो इस अलगाववाद की सोच से अलग है। इस देश के आम व्यक्ति जिसकी उम्मीदें बड़ी हैं, जो एस्पिरेशनल क्लास है, वहां भी पैदा हुई है। हमें वहां की अलगाववाद की सोच और उस सोच को खड़ा करने वालों से अपने आप को दूर रखना है। और जो ये नई पीढ़ी, एक एस्पिरेशनल क्लास आ रही है, हमारी किसी कार्रवाई की वजह से ये हमारे साथ भावना से हटकर उन अलगाववादियों वाली भावना पे ना चली जाए, इसका विशेष ध्यान करना है। तनाव की स्थिति जितने भी अलगाववादी हैं वो पैदा करते हैं, और उनको लगता है कि तनाव की स्थिति पैदा करने में ही वो पनपते हैं। वो न पैदा हो इसको सोचना, ये हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। आज देश के लगभग 200 जिलों में माओवाद, और देश की बहुत बड़ी ताकत इस आतंक और माओवाद से लड़ने में जाती है। उन क्षेत्रों में विकास नहीं हो सकता जहां माओवाद है। माओवादी कोई समाज सुधारक नहीं है, वो हिंसा के माध्यम से इस देश के संसदीय लोकतंत्र को पलटना चाहते हैं और साम्यवादियों की एक वैचारिक तानाशाही को लागू करना चाहते हैं। उनको समाप्त करना, और कुछ लोग सोचें कि केवल विकास से समाप्त हो जाएंगे, ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। विकास करने के लिए, वहां अस्पताल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए वहां जाना पड़ेगा, और जहां लैंडमाइन है, पहले लैंडमाइन आपको हटानी पड़ेगी, और लैंडमाइन हटाने के लिए आपको सुरक्षा के लोगों की जरूरत है। और इसलिए जो माओवाद की सोच फैलाते हैं या उस सोच के साथ जुड़े हैं, उनको अलग करना ये अपने आप में बहुत आवश्यक बन चुका है।
और आज हम टेलीविजन पर कोई माओवादी घटना होती है तो ह्यूमन राइट्स के नाम पर जो लोग आते हैं, मैं हमेशा ये मानता हूं कि वो अंडरग्राउंड आंदोलन का एक ओवरग्राउंड चेहरा है। आज दो बहुत बड़े विदेश नीति के खतरे हमारे समक्ष हैं। पाकिस्तान के साथ कैसे निपटना, यह हर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें शांति चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने जो चुनाव के दौरान कहा पाकिस्तान में और जीतने के बाद कहा, उससे लोगों को लगा कि शायद इनकी नीयत कुछ और है। लेकिन पिछले दिनों में जो कुछ हुआ है, एलओसी के ऊपर दबाव और एक प्रकार से प्रोवोकेशन करना, ये पाकिस्तान की सेना दो लोगों को संदेश दे रही है। एक संदेश वो नवाज शरीफ को दे रही है कि भाई आप हमारे बगैर बात नहीं कर सकते, और दूसरी भारत को दे रही है कि वी आर इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान, नॉट अ सिविलियन गवर्नमेंट। ये स्पष्ट है। और इसलिए नवाज शरीफ साहब की भाषा में भी अब थोड़ी तब्दीली आई है। पिछले बयान में वो फिर कश्मीर वगैरह का जिक्र शुरू कर दिया। संबंध सामान्य होने हैं तो पाकिस्तान को स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई जीवित राष्ट्र अपनी भूमि के साथ सौदा नहीं करता। नो लाइव नेशन बार्गेन्स इट्स टेरिटरी। और इसलिए कश्मीर जो उनके 1947 के एजेंडा का एक अधूरा अंग रह गया है, उसको अपने एजेंडा से हटाना पड़ेगा। और पाकिस्तान की भूमि को भारत के खिलाफ आतंक के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। संबंध अच्छे हों, ये केवल इस विषय पर निर्भर है कि पाकिस्तान के भीतर क्या होता है। भारत के भीतर क्या होता है इस पर निर्भर नहीं है, क्योंकि संबंध बिगाड़ने वाली ताकतें कोई भारत के भीतर नहीं है। पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट की क्षमता, एक रेडिकलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन, टेरर ग्रुप्स की गतिविधि, सेना का उद्देश्य, ये वहां की भीतर की घटनाएं हैं। और इसलिए हम सोच लें कि न्यूयॉर्क में मिल लेंगे और उससे संबंध सुधर जाएंगे। संबंध उससे नहीं सुधरेंगे, पाकिस्तान के भीतर क्या होता है उसके ऊपर निर्भर होंगे। और दूसरा खतरा एक चाइना का है। पिछले कुछ वर्षों से चाइना बहुत आक्रामक हो रहा है, असर्टिव हो रहा है। कई देशों के साथ उसने सीमा विवाद हल कर लिए, भारत के साथ नहीं करता। और हमारी सरकार उसको कोई रणनीति नहीं है कि इसके दिशा में कैसे बढ़ना है। जब अटल जी 2003 में बीजिंग गए थे तो अटल जी ने एक सीमा समस्याएं हल हों इस पे एक समझौता किया था, लेकिन उसको भी बहुत आगे यूपीए गवर्नमेंट के टेन्योर में बढ़ने नहीं दिया गया। पहले हम केवल सीमा पार से आतंकवाद की बात करते थे, आज अपने देश के अंदर भी जिहादी मॉड्यूल्स हैं। और वो जिहादी मॉड्यूल सबसे खतरा यह है, अपनी गतिविधि करने के बाद अपने आप को इस देश के कुछ राजनीतिक दलों की वोट बैंक की मजबूरी के साथ जोड़ लेते हैं। किश्तवाड़ में जो घटना हुई, पूरा बाजार जला देना एक समाज के वर्ग का, उनके वाहन जला देना, और अगर चिदम्बरम साहब का या उमर साहब का बयान हम लोग पढ़ें तो उससे यह कल्पना मिल रही थी जैसे दोनों तरफों की हिंसा थी, कि वो उस वोट बैंक की मजबूरी है। जो असम में हुआ कि आपने पूरा असम, बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्रों का जनसंख्या संतुलन बदल दिया। धुबरी और कोकराझार की जो हिंसा थी और उसका परिणाम मुंबई में हो, ये देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए विषय हैं।
मैं केवल दो और विषय तो कई और हैं, दो और विषय अंतिम आपके समक्ष रखना चाहूंगा। बहुत छोटे विषय हैं लेकिन महत्व के हैं। एक ये धारणा बनी है कि इस देश में केंद्र की सरकारें कमजोर होंगी क्योंकि वो मिलीजुली सरकारें होंगी। मिलीजुली सरकार की भी जो न्यूक्लियस होता है, केंद्र होता है, वो बड़ा दल होता है। जो दल 150-200 सीट की संख्या में हो, वो अपने आसपास जोड़ के मिलीजुली सरकार बना सकता है। कुछ लोगों को तीसरे मोर्चे की कल्पना है, जहां कोई भी दल ऐसा नहीं जो 20-25 सीट से ज्यादा का हो। ये एक फेल्ड आइडिया है। कई बार इसका अनुभव इस देश में आया और यह सफल नहीं हुआ और सफल होगा भी नहीं। आज जो संकट इस देश का है, एक आर्थिक संकट है, भ्रष्टाचार को लेकर है, सुरक्षा संबंधित नीतियों को लेकर है, और सबसे अधिक मैं मानता हूं नेतृत्व को लेकर है। देयर इज अ सीरियस क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। और हमें यह विषय सदैव रखना चाहिए और राजनीतिक चर्चा का, इसको बहस का विषय बनाना चाहिए कि राजनीतिक नेतृत्व कैसे पैदा होगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में क्या केवल परिवारवाद की राजनीति से के आधार पर राजनीतिक नेतृत्व होगा या क्षमता के आधार पर होगा? Will the world's largest democracy create leadership on basis of proven ability, or will it become a dynastic democracy? कई राजनीतिक दल हम लोग देख लें, वो इस डायनेस्टिक डेमोक्रेसी का हल है। वो स्ट्रक्चर्ड पार्टीज नहीं है। जिस पार्टी का मैं सदस्य हूं और माननीय रामलाल जी सदस्य हैं, हमारी आलोचना इस बात की होती है कि आपके यहां बहुत लोग हैं। किसी भी ढांचागत राजनीतिक दल में तो यह होना ही चाहिए। मेरे मुख्यमंत्री अच्छे होने चाहिए, मेरे केंद्र के नेता अच्छे होने चाहिए। और आज इस देश के अंदर जब हम 2020 की यात्रा की सोच रहे हैं, जो सरकार अगले साल चुनाव जीतेगी वो 2019 तक तो ले जाएगी इस देश को। और इस संकट में से निकालना, इस आर्थिक संकट में से, इस विश्वसनीयता के संकट में से, भ्रष्टाचार की वजह से, इस सुरक्षा की दृष्टि से, ये विषय शासन, प्रशासन, राष्ट्रवाद, नैतिकता, इन सब विषयों के साथ जुड़े हुए हैं। उसके आधार पर नेतृत्व उभर कर सामने आए, जिसको मैं प्रोवन एबिलिटी कहता हूं। और आज इस देश का जो मानस बन रहा है, वो उस डायनेस्टिक डेमोक्रेसी के पक्ष का नहीं है। जो नई पीढ़ी इस देश में खड़ी हो रही है, जिसको हम एस्पिरेशनल क्लास कहते हैं, वो परखती है, वो कठोर प्रश्न पूछती है। और इसलिए मेरा अपनी विश्वास है कि आने वाली इस देश की राजनीति, जो इस देश की 2020 की यात्रा तक प्रभाव डालेगी, उसमें दो आधार होंगे, जो मैंने अभी 3-4 सब्जेक्ट्स गिनाए। इसके आधार पर एक सरकार विरोधी भावना है, एक एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी का अर्थ यह है कि जो निराश लोग हैं, क्रोधित लोग हैं, परेशान लोग हैं, यो मौजूदा शासन को दोबारा स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एंग्री पीपल वोट अ गवर्नमेंट आउट। और आज देश में गुस्सा है और 2 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी है।
और संकट बढ़ रहा है और अगले 6 महीने में हल नहीं होने वाला, स्थिति और बिगड़ने वाली। सुधर जाए तो देश के लिए हम लोग खुश होंगे। इस एंटी इनकम्बेंसी में देश की राजनीति आगे जो तय होगी वो अगले 5-6 वर्ष तक इस देश का मार्गदर्शन करेगी। मैंने ये लिखा भी है और मैंने कई बार कहा है कि अगले वर्ष का चुनाव वैसे तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्टी सिस्टम के आधार पर होता है, लेकिन कुछ कुछ प्रेसिडेंशियल कॉन्टेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि जो इस सरकार का नेतृत्व है और जिस नेतृत्व की को आगे के लिए वो दिखलाना चाहते हैं, उसकी तुलना में लोग बेहतर नेतृत्व चाहते हैं। और इसलिए ये राजनीतिक लड़ाई जो होगी एक एंटी इनकम्बेंसी फीलिंग भावना के आधार पर होगी और एक प्रकार से ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जैसे होता है, व्यक्तित्व इसका नेतृत्व करे, वो होगी। कम से कम मैं इस विषय में स्पष्ट हूं और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मैं भी स्पष्ट हूं, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता भी स्पष्ट हैं और शायद कुछ कुछ अब देश की जनता भी स्पष्ट है। और इसलिए इस विषय में जितना जल्दी हम आगे बढ़ें, इस संकट में से देश को निकालने का उतनी जल्दी हम काम कर सकते हैं। और इसलिए जो लोग परेशान रहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट्स के आइडिया से, विचार से, वो रहेंगी, इस देश के संघीय ढांचे का एक हिस्सा रहेंगी। और क्षेत्रीय दलों को केंद्र के साथ जोड़ना ये देश की एकता के भी हित में है। लेकिन जो न्यूक्लियस है वो बड़ा दल होता है, उसमें क्षमता होनी चाहिए और उस न्यूक्लियस का जो नेतृत्व होता है, जो मैंने सबसे आरंभ में कहा, वो देश का भी और अपने राजनीतिक संगठन का भी स्वाभाविक नेता होना चाहिए। आलोचना हो सकती है व्यक्तियों की। मिसेस थैचर के संबंध में कहते थे, लाइक हर और डिसलाइक हर, यू कांट इग्नोर हर। लेकिन आज इस देश को इसी प्रोवन एबिलिटी वाले नेतृत्व की आवश्यकता है और लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि एक राष्ट्रवादी संगठन होने के नाते इस देश को हम केवल नेतृत्व देना ही हमारा दायित्व नहीं है, इस देश को हम निराश न करें, यह भी हमारा दायित्व है। और इस संकट में से देश को निकालना और इस 2020 की इस यात्रा को पूरा करना, ये जो चुनौती है, इसको हम लोग पूरा कर पाएंगे, यही मेरी अपेक्षा है। कठिन काम है। जिस स्थिति में ये यूपीए देश को छोड़कर जाएगी, उस स्थिति में से देश को उभारना बहुत बड़ा चुनौती का काम होगा। लेकिन इस चुनौती को, जिसको मैं प्रोवन एबिलिटी कहता हूं, केवल वही संभाल सकती है, कोई अन्य नहीं संभाल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।